नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को जारी की पीएम किसान योजना की 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त। पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 450 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का भी किया उद्घाटन। नागालैंड और मेघालय में लोकतंत्र के महापर्व में भारी मतदान। शाम 5 बजे तक मेघालय में 74.32%, नागालैंड में 83.36% हुई पोलिंग। मेघालय में 369 और नागालैंड में 183 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 2 मार्च को होगा नतीजों का ऐलान। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज। सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को उन्होंने संबोधित किया। कहा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम जहां देश की कला और संस्कृति को देते हैं बढ़ावा, वहीं राष्ट्रीय एकता को भी करते हैं मजबूत। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आज से W20 बैठक जारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए महिलाओं को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। और यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कदम के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी रेलवे परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8,80,000 आबादी लाभान्वित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेलगावी में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। लोग लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। वहीं प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक के शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। उन्होंने शिवमोगा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। संपर्क और आवागमन को सुखद बनाती हवाई सेवा लोगों के लिए काफी अहम है। इस सुविधा को साकार करता शिवमोगा हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया। यह लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दशा बदली है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। 950 करोड़ रुपए की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। पीएम ने गौतमपुरा और अन्य 127 गांव के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने सड़क विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।
कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा राणेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। वहीं सड़क परियोजना की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। यह 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह भारत का अमृतकाल है, विकसित भारत बनाने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा अवसर दस्तक दे रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। राज्य में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों ने वोट डाले। हालांकि कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारों की वजह से अब भी कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। हिंसा की एक आध छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य की 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराया गया। इसके साथ ही नागालैंड के चुनावी समर में किस्मत आजमा रही 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। राज्य की अकुलुतो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार काजेतो किमिनी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सुचारू मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए थे। सुबह से हर आयु वर्ग के मतदाताओं, महिला और युवा मतदाताओं में वोटिंग को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के दिग्गज नेता एनडीपीपी से प्रत्याशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में अपना वोट डाला। नागालैंड में बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख तेमजेन इमना अलांग ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अलोंटकी में मतदान किया। नागालैंड में नेफ्यू रियो की एनडीपीपी और बीजेपी चुनाव पूर्व गठबंधन में है। इनका मुकाबला नागा पीपुल्स फ्रंट से है। नागालैंड में एनडीपीपी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 20 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस 23 सीट और एनपीएफ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक नागालैंड में 83.36% मतदान दर्ज किया गया था। राज्य के पेरेन जिले में सबसे कम 75.84%, जबकि सिमिनायू जिले में सर्वाधिक 90.88% वोट डाले गए। नागालैंड में पिछले विधानसभा चुनाव में 86.8% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। और वहीं मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से वोट डाले गए। मेघालय के पूर्व मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन के कारण सोहियोंग विधानसभा सीट में मतदान टल गया। राज्य में सुबह से ही वोटिंग को लेकर मतदाताओं का जोश देखने को मिला। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।
हर उम्र और हर वर्ग के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। राज्य के दिग्गज नेताओं ने भी अपने अपने इलाके में लोकतंत्र के इस जश्न में अपनी अपनी भागीदारी निभाई। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गारो हिल्स के तुरा में बालबखग्रे 29 मतदान केंद्र पर वोट डाला। अम्पाती से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व सीएम मुकुल संगमा की बेटी मियानी डिशिरा ने आज मेघालय चुनाव के लिए अपना वोट डाला। उधर मेघालय बीजेपी चीफ और पश्चिम शिलोंग विधानसभा सीट से प्रत्याशी अर्नेस्ट माउरी ने अपना वोट डाला। वोटिंग के लिए राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 3419 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मेघालय के रण में 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया था। मेघालय विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले 5 मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। मेघालय में इस बार बीजेपी ने चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं किया है। पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर कांग्रेस भी सभी सीटों पर मुकाबले में है। एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और आपको बता दें कि मेघालय में शाम 5 बजे तक कुल मतदान 74.32% दर्ज किया गया। राज्य के ईस्टर्न वेस्टर्न खसी हिल्स जिले में सबसे अधिक 90.25% मतदान दर्ज किया गया, जबकि वेस्ट गारो हिल्स जिले में सबसे कम 68.60% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। राज्य की पिछले विधानसभा चुनाव में 86.77% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। एक और छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को रविवार शाम को मामले में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड की ही मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। CBI ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए किया गया था। पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। CBI की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के मामले में CBI ने रविवार को 4थी गिरफ्तारी की। इससे पहले विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाला मामले पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों के अपराध बहुत ही संगीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि आरोपी नंबर 1 कट्टर बेईमान है। ये बात सिद्ध हो गई है। किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, पापी आपको भी पता है कि एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान है, और आज ये आदेश आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि न्यायालय ने भी पाया है CBI एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी में ले, जिससे कि पूर्ण रूप से विवेचना हो सके।
साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता को धोखा देने के बाद भी नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो फैसला न्यायालय ने पारित किया है उसमें आरोपी नंबर 1 आबकारी घोटाला शराब घोटाले के आरोपी को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है। जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है, उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं का विशेष जिक्र किया। पुरस्कार विजेता कमल कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। रंगोली में जो थीम दी गई थी उसमें एक था देशभक्ति, जिससे कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विषय में कुछ बनाना था, और उसके अलावा भी एकता वाली थीम थी, लेकिन मैंने इसमें से देशभक्ति की जो थीम थी वो मैंने चुना था, और मैंने इसमें भगत सिंह जी और साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी को मिलाकर एक रंगोली बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेरी रंगोली है और मेरा नाम और साथ ही मेरी तस्वीर भी अपने मन की बात प्रोग्राम में दिखाया, और सभी नेशनल चैनल्स और लगभग सभी चैनल्स पे वो चीज़ देखने को मिली, और सभी मेरे घर वाले और फ्रेंड्स सभी के बीच में बहुत ज़्यादा खुशियों का एक माहौल रहा और बहुत अच्छा रहा। रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता गुरुदत्त ने बताया कि उन्होंने अपनी रंगोली के माध्यम से आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक के भारत में हुए बदलाव को दर्शाया है। मैंने गांधी जी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था और एक बच्चा दिखाया था जो कलर में था। मुझे बेसिकली दिखाना यही था कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा। जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया था उसके बेस पे मैंने दिखाना चाहता था कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा और ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग कैसा उसका अनुभव ले रहे हैं। मतलब अभी हम लोग कितना हैप्पी है, कितना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। आगे जो यूथ जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप कुछ अलग करिए। आर्ट फील्ड में जितना हो सके आप कुछ अलग करिए, 100% अपना डेडिकेशन दीजिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र भी किया। पीएम ने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया। जॉयदीप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक भावुक करने वाला क्षण था। जब मैं पहले बार मन की बात में सुना हूं तो कुछ पलों के लिए मैं भावुक हो गए थे। 140 करोड़ देश का आबादी वाले देश का जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो मेरा नाम ले रहा है तो कुछ तो स्पेशल फीलिंग हमको लगा था। थोड़े पल के लिए मैं भावुक हो गया था। फिर मैं सोचा कि जो काम मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो ये एक अचीवमेंट है और ये हमें एक प्रेरणा भी दे रहा है आगे जाके और भी बहुत अच्छा काम करने के लिए। वहीं राजकुमार नायक ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका भी जिक्र किया। इसके लिए राजकुमार नायक ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। फरवरी 15 में हम लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दे दिया था, तो वो दिन का नेक्स्ट डे मोदी जी उसको ट्विटर में भी लगाए थे। युवा लोगों को इतना अच्छी अवार्ड मिली है तो वो बहुत खुश है। मन की बात में मोदी जी बात कर रहा है तो हमको बहुत खुश लग रहा है। क्यों ना युवा लोगों का बारे में जो सोचता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो बहुत अच्छे है। क्यों ना
देश आगे चलने के लिए युवा ही चाहिए, तो उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। वहीं संग्राम सुहास भंडारे को वारकरी कीर्तन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिला है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र भाई जी मोदी, इन्होंने मन की बात इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मेरा नाम लिया, मेरा कौतुक किया, तो मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज दिन भर में मैंने बहुत बार रिवर्स वीडियो लेकर कितनी बार सुना है मुझे ही याद नहीं है, बहुत बार मैं सुन रहा हूँ। मित्र लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और वारकरी संप्रदाय में सबको बहुत आनंद हुआ है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के तनाव भरे माहौल में एक संतुलित जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। क्रिया योग एक वैज्ञानिक प्रविधि है जिसके जरिए ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नोएडा स्थित योगदा सत्संग आश्रम में एक 3 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इस आयोजन पर एक रिपोर्ट। क्रिया योग एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विशेषकर आधुनिक समय में जब हर चीज को विज्ञान की कसौटी में परखा जाता है। 20वीं सदी में परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग का भारत और विश्व में प्रसार किया। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का 3 दिवसीय साधना संगम नोएडा स्थित आश्रम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश और दुनिया भर से योग साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे इन संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चिदानंद गिरी जी, जो लॉस एंजलिस से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। इस अवसर पर प्रार्थना और सामूहिक ध्यान का आयोजन हुआ। स्वामी चिदानंद जी ने उपस्थित साधकों को योग और आध्यात्म की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने आज के उथल पुथल भरे दौर में भी एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए योग और ध्यान साधना के महत्व को रेखांकित किया। This is what I really am. I am not this body. I am not this changeable or mind that's so easily influenced to sadness or depression or confusion by the events around me. I am not that mind. I am the soul. I am the eternal Atman. इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने इस अवसर के महत्व को बताया। सारे जो युद्ध हैं, सारे जो परेशानी है वो मानव के मन में शुरू होता है, और जब तक मानव मन अशांत है, जब तक मानव के मन में शांति नहीं है, तब तक ये जो मानव मन की जो अशांति है वो बाहरी रूप से ये युद्ध के रूप में व्यक्त होता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अगर हमें इस धरती से युद्ध को और आपसे मनमुटाव को ये सब हटाना है, तो सबसे पहले मन को शांत करने की आवश्यकता है। योग और ध्यान की आभा की ऊर्जा से सराबोर साधकों के लिए ये कभी ना भूलने वाला अनुभव था। वो नए संकल्पों के साथ अपने अपने घरों को रवाना हुए। योग और अध्यात्म के शाश्वत आनंद और संदेश को विश्व कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने में योगदा सत्संग सोसाइटी की भूमिका ऐतिहासिक रही है और आज भी यह सिलसिला लगातार पूरी ऊर्जा के साथ जारी है। नोएडा स्थित योगदा सत्संग शाखा आश्रम से मैं कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ सुनील जोशी, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कुछ ही देर में हमारा उत्तर पूर्व के विधानसभा चुनाव पर खास कार्यक्रम जनादेश शुरू होने वाला है। नमस्कार।